आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं मुनीश सिंगला। इनकी स्पेशलिटी थोड़ी सी यूनिक है, जो मैं हमेशा सोचता था कि कई बार हम दो स्किल्स को कंबाइन करके क्या रिजल्ट ला सकते हैं। तो मुनीश सिंगला एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और अब ये ज्वेलरी के बिजनेस में हैं। तो मेरा सबसे पहला थॉट था जब मैंने इनका ये इंट्रोडक्शन देखा, तो मुझे सबसे पहले माइंड में यही आया कि हर बिजनेस में आप दोनों स्किल को अगर कंबाइन करें तो कुछ एकदम नया बन के आता है। तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा मुनीश जी से आगे कि क्या इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है या अभी ये सोच रहे हैं ऐसा कुछ। और मुनीश जी का एक्सपीरियंस इस फील्ड में 7 साल से भी ज़्यादा का है। ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। इनका कहना है कि ये वैसे तो एक शाई पर्सन है, बट इन्हें दोस्त बनाना, लोगों से बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए सुनते हैं मुनीश जी से सबसे पहले कि इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए ज्वेलरी बिजनेस में एंट्री करने का कैसे सोचा। धन्यवाद। पहले तो विकास जी आपका, आपने मुझे ये मौका दिया और आई होप ये टॉक हमारी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसा है कि इंजीनियरिंग मैंने किया एक फ्लो में आके। मैं एजुकेशन में मतलब किसी टाइम में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने लगा और फिर मैंने वो इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस की है। और कहीं से मैं ना शुरू से बिजनेस देखता आ रहा हूँ कि लोग बिजनेस कर रहे हैं और मेरे दोस्त भी बिजनेस कर रहे हैं। और शुरू से ना इंजीनियरिंग से पहले भी मेरा एक माइंड था कि मुझे लगता था मैं बिजनेस ही करूंगा। और किसी वजह से मैं इंजीनियरिंग चला गया, वो भी एक अपने आप में स्टोरी है। बट एक बिजनेस बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने एक चांस लिया कि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड छोड़ के, एक जॉब भी छोड़ के एक बिजनेस ट्राई करूं। तो ये एक रीजन रहा कि वो बैकग्राउंड होना और वो एटमॉस्फेयर जो मैंने बचपन से देखा है ना, कि सारी फैमिली वाले बिजनेस पे जाते हैं, दुकानों पे काम पे जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं। तो वो देख देख के कहीं से ऐसा था कि मैं भी देखूं होता क्या है बिजनेस, क्या हो मतलब क्या है बिजनेस। बिल्कुल, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जब पढ़ाई करते होगे तो आपके पास हमेशा एक प्लान बी होगा। जैसे हम कई वेब सीरीज में, मूवीज में भी देखते हैं कि प्लान बी जरूरी है। तो आपके पास हमेशा एक प्लान बी रहा होगा कि चलो अगर मार्क्स नहीं भी आए तो मेरे पास एक मेरा बिजनेस आइडिया तो है। तो काफी अच्छा आपने एक ऑलरेडी प्लानिंग की अपने बिजनेस की। तो आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस किस बारे में है और इसमें सबसे ज्यादा मजा आपको किस चीज में आता है। ओके, तो बिजनेस मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है, जिसमें गोल्ड के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे आप देखते हैं लेडीज परचेज करते हैं मोस्टली रिंग्स सेट और इयर रिंग्स, एनीथिंग वेरेबल। तो उस चीज का हमारा बिजनेस है कि मैं हमारा जो B2B बिजनेस है, कि हम एक सप्लायर्स हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज हैं, हम उनके साथ हमारी डीलिंग है। और इधर हमारे जो कस्टमर हैं वो शॉपकीपर्स आप लगा लो, शोरूम्स वाले हैं। तो हमारा मोस्टली बिजनेस जो है वो सप्लायर से लेके शोरूम तक पहुंचाने का है, उनको डिलीवर का है। और जिसमें हम अपना खुद का जो प्रोडक्ट्स जो नए लेके आते हैं, नई जो चीजें बन रही हैं, उनको कोशिश करते हैं कि क्योंकि कंपटीशन है और भी लोग सप्लायर हैं, तो सेल वो कर पाएगा जिसकी ज्यादा अच्छी क्वालिटी और ज्यादा अच्छा लेटेस्ट चीजें होंगी। तो वो चीज हमारा है कि हम सप्लायर से शोरूम से चीजें पहुंचाते हैं, जो फिर आप बहुत जाके लोग फिर शोरूम से लेते हो। बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे बताया कि कंपटीशन भी है, तो कंपटीशन से आगे रहने के लिए आपने कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया कभी ट्राई किया हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी बिजनेस की स्टार्टिंग हुई तो मेरे पास सिर्फ ये था कि करना है मेरे को। मेरे पास ना तो कोई फैमिली सपोर्ट किसी ने किया कि आपको ये B2B करना है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले B2B नहीं करते थे। उनका अपने एक शोरूम पे ही काम था, जो कि मुझे इतना मुझे अपना अलग से करना था। मतलब ऐसे होता ना कि फैमिली मुझे मुझे कोई तंग ना करे, कि मैं अपना कुछ कुछ अलग से कर पाऊँ। इस टाइप का मेरा आइडिया था। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी कि मैं इसको करूं, कि आप करो जो मर्जी करो। तो मुझे खुद से करना था, बहुत लो इन्वेस्टमेंट और बहुत ही कम रिसोर्सेज से स्टार्ट करना था। तो मेरा आइडिया ऐसा रहा कि मेरे पास बहुत ही कम पीसेस थे, प्रोडक्ट्स आप लगा लो, बहुत कम प्रोडक्ट्स थे। और मार्केट में जो दूसरे सप्लायर्स थे उनके पास बहुत ज्यादा कुछ होता था, और मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं था। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी उसके दौरान कि मैं उस चीजों को कैसे क्रैक करूं, कि मैं जो मुझे करना भी है, मुझे कॉम्पीट भी करना है और मुझे अपना सेल भी करना है, तो सारी चीजें करनी भी है।
उसके लिए कुछ मैंने चीजें मैंने सीखी कि एक तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं, टीपीएस, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, अगर आपने सुना हो। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में उनका प्रॉपर ये सिस्टम है कि मास मैन्युफैक्चरिंग से लेके उन्होंने कस्टमर फुल सिस्टम को आगे बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि वो क्या था सिस्टम कि कस्टमर के ऑर्डर बेस पे आप काम करते हो। आप, एक होता है कि आप मैंने मास मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपने शो कर दिया। एक होता है कि आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया फिर वो मैन्युफैक्चर किया। तो वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, वो बहुत डीप स्टडी है। तो मैंने उसको थोड़ा सा फॉलो किया कि मैं उस चीज को मैंने कस्टमर से ऑर्डर लेके अपना काम शुरू किया। जब सप्लायर सप्लाई कर रहे थे चीजें लेके आके, मैंने शुरू किया कस्टमर के पास जाके उनको शॉर्ट लिमिटेड प्रोडक्ट्स दिखा के उससे ऑर्डर लेके फिर उनको सप्लाई करना। तो ये मेरा एक सिस्टम मैंने डिफरेंट चूज किया, जिसमें आगे जाके ठीक रहा वो सिस्टम, कामयाब रहा। बहुत अच्छा तरीका है कि जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक नया तरीका लाना ही पड़ता है, अदरवाइज, और खासकर जब बड़े ब्रांड्स आपके सामने हैं तो बहुत मुश्किल होता है क्रैक करना। और क्रैक करने से मुझे एक और चीज़ याद आई कि आपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, और जैसा आपका मानना है कि आप वन ऑफ द टॉपर्स नहीं थे क्लास में, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी, आपका क्या पढ़ने की स्ट्रेटजी थी जिससे आपने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्रैक किया? तो ऐसे है कि पहला मैं आपको बता दूं कि मैं स्कूल में ना बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। एक्चुअली बिलो एवरेज था, सही बताऊं तो। एवरेज तो खुद को बताने के लिए बोल रहा हूँ। और एवरेज क्या था कि मैं, हमारा ध्यान ज्यादा शरारतों में था, पढ़ाई में नहीं था। मतलब उल्टे सीधे काम करने, सारा दिन मार पीटे कर ली, इधर घूम ली उधर घूम लिए। क्योंकि ऐसा, एक ऐसा था कि कुछ होना तो है नहीं है, जाके अपने दुकानों पे बैठ जाना है भाई, कुछ काम वाम तो हमसे होना नहीं है जिंदगी में, ठीक है ना। ये भी हमारी एक मेंटेलिटी बनी हुई थी कि घूमते फिरते रहते थे। तो क्या हुआ कि एक ना वेव थी बहुत ज्यादा, अगर आप देखो कि कुछ एरा में कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं सब, मेडिकल कर रहे हैं, आज भी चली हुई है वो वेव। तो जब मैंने टेंथ क्रॉस की, तो मैंने कहा कि भाई आर्ट्स कॉमर्स ले लेते हैं, इसमें टाइम पास अपना हो जाएगा। तो मेरी मदर इमोशनल हो गई कि भाई मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि भाई मेरे बच्चा क्या करता है, ये आर्ट्स कॉमर्स ये तो मैं बेला है। अब, और जो लोग पास भी नहीं हो रहे थे वो ले रहे थे, मेडिकल ले रहे थे उधर उस टाइम, जिनके कुछ स्कोर भी नहीं थे, क्योंकि वो वेव थी कि सबको दिखाना था कुछ करना है हम। ऐसे कर करके मेरी मदर ने मुझे फोर्सफुली नॉन मेडिकल दिला दिया कि भाई तुमको नॉन मेडिकल करना है। तो नॉन मेडिकल करते करते भी मैं ना कहीं घूमता फिरता रहा है अभी। फर्स्ट ईयर मैंने ऐसे निकाल दिया, कुछ भी नहीं किया। सेकंड ईयर में ना मेरी मदर ने मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट, एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया। उस कोचिंग, मुझे ना फर्स्ट डे बड़ा ऐसा लगा कि मैं जाके आज पढ़ूंगा यार, मैं देखूं होता क्या है, क्या पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग में लोग। तो मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की ना, तो मैंने टीचर से क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये आपने मुझे पढ़ाया तो है नहीं आप। तो सारी क्लास ना हंसने लगी। टीचर भी हैरान हो गया कि इसने कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन था प्लस वन का, जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे ना बड़ा हर्ट हुआ भाई, यार मुझे कुछ आता नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट शो करना, क्योंकि फिर मैंने बहुत पढ़ाई की एक साल। मतलब एक साल मान लो मैंने दिन में 15-20 घंटे कम से कम पढ़ाई की, उसके बाद मैंने लगा था। और करते करते फिर मैंने एग्जाम दिया, ए ट्रिप लिखा उसमें। मतलब डिसेंट स्कोर आया मेरा, काफी अच्छा स्कोर आया था, जो कि आउट ऑफ द बहुत लोगों के सोच में था कि मेरा कभी स्कोर भी आ सकता है। एनीवे वो क्रैक हुआ उसके बाद वो। तो आपने काफी इंटरेस्टिंग एक तरीका बताया है कि, और मैंने कि मूवी में भी देखा है, शायद रॉकस्टार मूवी में ये था कि दिल टूटना जरूरी है, जब तक वो दिल टूटेगा नहीं तब तक अंदर से वो आवाज नहीं आएगी। और जब हम्म, दिल टूट जाता है तो आदमी टूट के मेहनत भी करता है और उसे सफलता भी मिलती है। हम्म। और आपकी, अगर मैं लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बात करना चाहूँ, तो आपकी लाइफ में या बिजनेस में और कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हों? चैलेंजेस मुझे बहुत ज्यादा फेस करने पड़े, आपको सही बताऊं तो। क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक जॉब ज्वाइन की, तो वो बहुत डिसेंट नॉर्मल सी जॉब थी। मेरा इंजीनियरिंग का स्कोर भी एवरेज था, और उसके बाद मेरी जॉब भी, वो फ्यूचर में जॉब अच्छी हो जाती है, उसमें कोई था नहीं। मतलब कोई स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा कि एवरेज जॉब होती है, ज्यादा काम करना पड़ता है, आउटपुट नहीं मिलता है ज्यादा। और कहीं ना कहीं मुझे लगा यार मैं ना ये छोड़ दूं सारा कुछ, मैं ना बिजनेस करूंगा, मैं ट्राई करता हूँ कि होता क्या है, कि मुझे करना है। और छोड़ने का रिस्क ये था कि आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आप, ये तो है नहीं 6 महीने में आप बिजनेस कर लोगे छोड़ के वापस आ जाओगे। तो रिस्क बड़ा ही था। तो जब मैं घर वालों के अगेंस्ट, मर्जी के अगेंस्ट छोड़ के वापस आ गया, तो मेरे को
कोई ऐसे सपोर्ट नहीं मिला कि यार तुम ये काम करो, तुम इस काम को और अच्छे से तरीके से करो, यू आपकी जनरेशन डिफरेंट है, नॉलेज डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं जाके मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, मैं गुजरात चला गया। गुजरात में मैंने जाके डायमंड ज्वेलरी का पूरा कोर्स सीखा। और वहाँ पे मैंने, गया तो मैं 3 महीने था, पर मैंने 8 8 10 महीने लगाए वहाँ पे अच्छे से। और अब वहाँ के ना कल्चर बहुत डिफरेंट है गुजरात का। अगर आप जाओ, बिजनेस करने का, लोगों के रहने का, लोगों की सोच का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कल्चर है। बहुत ही सिंपल, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब ये उनका एक, मैं उनको ये मानता हूँ लोगों को। तो मैंने ये चीजें सब सीखी जाके। और फिर जब मैं वापस आया तो ऐसे ही था कि मेरे पास ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ऐसे बिना कैपिटल के आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए, हर हर चीज का में कैपिटल चाहिए। इस काम में तो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, और सपोर्ट फिर चाहिए चाहिए थी। तो कहीं से फिर वो सपोर्ट में थी। तो मुझे लगा कि डायमंड इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं थोड़ा सा गोल्ड में स्टार्ट करूँ। जो मेरी नॉलेज है उसी को कहीं ना कहीं, जो मेरी पीछे सेल्स जो भी बैकग्राउंड है मेरी, जो मैंने सीखा है, उसको मैं गोल्ड में थोड़ा सा यूज करूँ। तो मैंने गोल्ड से स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं बहुत छोटे लेवल पे जाके, बहुत कम चीजों के साथ स्टार्ट किया। और फिर वो मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी नई चीजें सीखता रहा मैं लोगों से, कैसे करूं कैसे करूं। बस वो लगा रहा, और थोड़ा थोड़ा फिर वो धीरे धीरे वो फ्लो बन गया। वो आज चीजें मतलब रेगुलर, फिर वो जो बहुत छोटी वाली दिक्कतें थी वो कम हो गई थी आगे जाके। तो तो वो इसमें टाइम लगा हाँ, मेरे को। इसमें मेरा एक और सवाल है। जैसे आपने बताया कि डायमंड गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव लगा आपको बिजनेस में, और जितना मैंने छोटा मोटा जो मुझे नॉलेज है डायमंड के बारे में, तो उसमें ये है कि डायमंड की प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें एक्चुअल में इसकी प्राइस बढ़ती है, बट उसकी या तो सप्लाई को कम कर देते हैं या जो भी, तो उसकी प्राइस को जबरदस्ती बढ़ाया जाता है। तो आपका क्या मतलब इसमें थॉट है डायमंड और गोल्ड में? मतलब क्या एक्चुअल में किसी को मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस से या जो भी, क्या जरूरी है? और क्या डायमंड सच में महंगा है, या एक ये कंट्रोल्ड वे में इसको इंक्रीज किया जाता है प्राइस? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल डायमंड है वो रेयर रिसोर्स है, वो बहुत क्वांटिटी में नहीं होता। और उसको ना बहुत बड़ी कंपनीज माइनिंग करती हैं। बहुत स्पेसिफिक कंपनीज है, यूबीएस ऐसी कंपनीज हैं वर्ल्ड की जो माइनिंग करती हैं। फिर वो आगे जाके पॉलिश होता है। और वो पॉलिश जो होता है वो बाय हैंड होता है, उसकी कोई मशीन नहीं बनी आज तक उसको बनाने की, डायमंड की। डायमंड के अगर आप मैन्युफैक्चर कारीगर जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम कारीगर हैं, मतलब जिसको बनाने वाले हैं। और उनकी कॉस्टिंग अच्छी पड़ती है उसको बनाने की, पर पीस की। मैंने ये सारा फैक्ट्री में बैठ के खुद मैंने देखा हुआ है। खुद मैंने वो ट्राई भी किया हुआ उसको करना। तो अगर आप वो देख लो ना, एक छोटा सा डायमंड जो होता है, जो छोटा, जो आप दिख, अगर आप पड़ा हो आपके सामने, आपको दिखेगा भी नहीं कि वो पड़ा है वहां पे। उसके ऊपर 57 फेसेस बनाए जाते हैं, तभी वो शाइन करता है। ये तो नेचुरल तो पत्थर जैसा ही होता है। और जो चीज दिखती नहीं है उसको हाथ से 57 फेस बनाए जाते हैं, हाथ से उसके। तो वो कॉस्ट उसके ऊपर ऐड होती है वो सब चीजों की। दूसरा चीज है कि ये इंटरनेशनल, इसका प्राइस जो एक ही चीज डिसाइड करती है, इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई। जो इंटरनेशनल डिमांड है वो जब इंटरनेशनल लेवल में बढ़ जाती है, जो से कंट्रीज हैं, हांगकांग है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, कुछ बहुत बड़ी बायर्स हैं। जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये कंट्रोल्ड प्राइसेस नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है इसका कंट्रोल। ना ही डायमंड का ना ही गोल्ड का। गोल्ड का सिर्फ इसलिए फर्क है कि आपको दिखता है ऑन ऑन द टीवी। और अगर आपको एमसीएक्स जैसे आप आजकल चलता है कमोडिटी मार्केट, वहां पे आपको दिखता है तो आपको लगता है कि ये नेचुरल वे में चल रहा है। पर उसका भी सेम लिंक है डिमांड सप्लाई का, और इसका भी सेम प्रोसेस है, दोनों की सेम ही चीज है। ओके, तो मैं कुछ और आपसे जानना चाहूंगा। जैसे डायमंड के बारे में दो चीजें जो मुझे भी नहीं पता सच है या नहीं। जैसे शायद कई मूवीज में हमने देखा है कि आप हीरो को लेकर के अगर उस पे कांच पे ऐसे घुमा दो तो पूरा कांच कट जाता है और आप उसको बाहर निकाल लेते हो। तो एक्चुअल में हीरे से सच में ही कांच को आप काट सकते हो, या बस ये एक मिथ है? दोनों चीजें हैं। अगर आप वो मूवी में दिखाते हैं वो इतना इजी नहीं होता है जैसे मूवी वाला होता है। लेकिन एक्चुअली डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में और लेबोरेटरीज में वो यूज किया जाता है एक्चुअली कटिंग के लिए, दूसरे चीजों को कट करने के लिए वो यूज भी किया जाता है। तो उसकी वो क्वालिटी है ये चीज की। तो क्या हीरे को ब्रेक भी किया जा सकता है? इजीली ब्रेक हो जाता है। वो ऐसे कहते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर आपको बताऊं तो हार्डेस्ट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सरफेस हार्ड होती है।
अगर आप उसको थोड़ा मारोगे वो टूट जाएगा, लेकिन जो सरफेस हार्ड हार्ड होती है उसकी, जो बॉन्डिंग उनका सरफेसेस होती है ना, जो हम्म। एटम्स की, वो हार्ड होती है, तो वो इसीलिए हम उसको हार्ड सब्सटेंस बोलते हैं, ना कि हार्ड इसलिए होता है कि वो टूट नहीं सकता। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से मैं बात कर रहा हूँ तो ये डीप नॉलेज भी साथ में पता चल रही है। एक और, जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि ये भी बोला जाता है कि अगर आप हीरे को चाट लो तो आपकी डेथ हो सकती है। तो क्या ये इसमें कोई सच है या ये भी एक मिथ है? नहीं, ये भी एक मिथ ही है, ये कोई सच नहीं है। लेकिन हीरे को खाने से क्या होता है कि वो बॉडी उसको ब्रेक नहीं कर पाती है इंटरनली, इसको जो हमारे एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो कई बार वो आपके इंटरनली इतनी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है कि आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन वो कितना, वो ऐसा होता है कि साइनेड नहीं है, वो साइनेड जैसे बोलते हैं ना, खा के बंदा डेथ हो गई, वो सीन नहीं है। एग्जैक्टली। वो तो विद द टाइम वो आपको क्या, कैसे इन्फेक्शन कैसे आपको रिएक्ट करता है, वो डिफरेंट मैटर है। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे काफी सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कुछ आपके ट्रैवल के बारे में, आपके होम टाउन के बारे में। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको ट्रैवल में क्या क्या जगहें पसंद तो मैं रहने वाला बठिंडा शहर का हूँ भैया, और मोस्टली मैं यहीं रहा हूँ, मतलब स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम तक। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दूसरे शहर में की, पटियाला में की, इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद मैं कुछ 3-4 साल फिर मैं रहा दिल्ली में, एज अ जॉब भी किया, कुछ जॉब स्टडी भी किया। फिर मैं गुजरात में रहा एक साल, जब मैंने काम वाम सीखा, तो मेरा ये सारा टाइम बाहर निकला। उसके बाद मैं जब अपने शहर में वापस आ गया अपने काम के लिए, तो कुछ 2-3 साल मेरा ना ट्रैवलिंग का, जब हम कॉलेज में था हम बहुत ट्रैवल करते थे। कैसे थे कि हम इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, हम बाइक लेके निकल जाते थे, और हम दूर दूर पहाड़ों में जाते थे, मतलब ऐसे बाइकिंग करने के लिए, कि 2-3 दोस्त इकट्ठे हो गए और फिर शिमला चले गए, पटियाला से फिर मनाली चले गए घूमने। तो जो भी हमारे पास जितने पैसे होते थे, इतने पैसे तो ज्यादा नहीं होते थे, तो उस रिसोर्सेज में हम जितना भी कवर कर पाते आसपास, तो जाते रहते थे। तो काम में आने के बाद ना इंसान को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ये सब चीजें छोड़ देता है, कि मुझे काम करना है, मुझे करूँ करूँ। तो कुछ टाइम बाद फिर लगा कि नहीं यार, अब ट्रैवलिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें लेजर भी है और सीखना भी बहुत कुछ है उसमें, तो ये तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने 2-3 साल बाद फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट की, और उसके बाद मैं रिसेंटली अच्छा घूम रहा हूँ, और मेरा तो प्लान, मतलब मैं ऑल टाइम प्लान करता रहता हूँ कि मैं क्या कहाँ जाऊँगा कहाँ जाऊँगा। तो रिसेंटली मैं, आप मान लो, हिमाचल में बीर, मैक्लोड, धर्मकोट, ऋषिकेश 2-3 बार पिछले 5-6 महीने में मैं जा आया हूँ ऋषिकेश। और राजस्थान के कुछ एरियाज, जयपुर, और इसके अलावा मैं उससे पहले मैं लेह लद्दाख गया था दोस्तों के साथ। वो मेरा बहुत अच्छा ट्रिप था, वो भी हमने बाइक पे मतलब 4-5 दिन निकाले। और मुंबई, कैलकाटा, मतलब ये जगह पे मैं घूमने गया हूँ। और मेरा है कि मैं और घूमूं, मतलब इच्छा है मेरी पर्सनल। बहुत बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, कि क्योंकि कई लोग होते हैं काम करते करते लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं, जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो जब आप ये बता रहे थे तो मुझे ये भी लगा कि जैसे बिजनेसमैन होता है तो कोई भी बिजनेसमैन कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करता है। वो अगर घूमने भी जाता है तो कुछ ना कुछ उसके माइंड में होता है कि क्या पता एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए या बिजनेस मीटिंग है। तो क्या आप इस चीज को भी साथ में कंबाइन करते हैं, या फिर ऐसा है कि नहीं, जब मैं घूमने जाऊंगा तो सब कुछ बंद, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे काम से लेना देना ही नहीं? मैं जब घूमने जाता हूँ तो मेरा जाने का मोटिव होता है कि मुझे सिर्फ घूमना है, और मुझे अब कोई काम वाम किसी भी चीज में कोई ध्यान नहीं देना है, कि मेरा जो ट्रिप है वो एटलीस्ट उसको एंजॉय जरूर करना है मेरे को। और मुझे जितना हो सके उस ट्रिप में से लेजर जो है वो अपना लेना है उसको पूरा उसका। लेकिन आप जो सेकंड बात बता रहे हैं, ट्रिप के दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा लोगों से नेटवर्किंग करूँ, मिलूँ। अगर आप होटल में हो, कहीं अच्छी जगह पे हो, तो इट इज गुड दैट आप ज्यादा लोगों से मिलो। और चाहे उनसे पर्सनल बात करो, प्रोफेशनली आप ना अटैच हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो दोनों बातें ऑटोमेटिक हो जाती है, पर्सनल और प्रोफेशनल। तो आई ट्राई टू मेक लिंक विद पीपल, कि ज्यादा लोगों से ज्यादा लिंक मिले। और उन लिंक्स से अगर मैं ये भी ट्राई करता हूँ कि मुझे ये नॉलेज मिले कि मैं उस लिंक्स को बिजनेस में कैसे अगर अगर यूज कर पाऊँ, तो मैं जरूर ट्राई करता हूँ। पर मेरा एक मोटिव नहीं होता कि मैं जब घूमने जा रहा हूँ तो मुझे बिजनेस बनाना है। लेकिन ये एक साइड, एक वो है कि दोस्त बनाओ अपने, और कभी कोई दोस्तों के साथ आपका कोई प्रोफेशनल आपका हेल्प मिले, तो आप जरूर उनको आप साथ में हेल्प लो उनकी, या आप हेल्प करो उनकी। तो वो तो सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ। बिल्कुल।
मतलब ये ऑटोमेटिक ही होता है, क्योंकि आप जब अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो तो अगर आप हम्म। नहीं चाहोगे भी तो भी वो ऑटोमेटिक छोटा सा वो टच तो जरूर आ ही जाएगा। मान लो आपको किसी की या तो ज्वेलरी दिख ही रही है, तो क्या पता आपको लगेगा इसमें कुछ अच्छी चीज है या कोई कमी है, तो आप ऑटोमेटिक ही उसको एडवाइस देने पहुंच जाओगे कि ये इस चीज से बना है या इसमें ये क्वालिटी है इस तरह से। तो वो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ। तो जैसे आपने एक तो इंजीनियरिंग की है, प्लस आप बिजनेस कर रहे हैं और आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो एक तरह से आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि आपका कोई एक ड्रीम है जो आपको पूरा करना है, या आपको लगता है कि नहीं, सब सेटल्ड है और लाइफ ऐसी ही चलती है? नहीं, इतना जैसे मैंने बता दिया, पर सेटिस्फाई होना और ये सब चीज़ों पे एंड हो जाना इज नॉट इजी, क्योंकि लाइफ बहुत ही बड़ी है और बहुत ही कुछ सीखने को है और आगे बढ़ने को है। ये तो अभी बहुत बेसिक्स हैं हमारी लाइफ के। और अ, मेरी कुछ इच्छाएं हैं इन चीज़ों पे कि एक तो आई वांट टू गो इन सर्विस। मुझे सर्विस, जैसे कम्युनिटी सर्विस में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी रिसेंटली, आप मान लो 2-3 सालों से पैदा हुआ है। कि मैं जब से अच्छे लोगों से और अच्छे लोगों से नेटवर्क मेरा बढ़ा है, तो मैंने देखा कि कैसे लोग अपनी लाइफ जीते हैं। सीनियर पीपल हैं, उन्होंने ये सब बिजनेस कर ली है, सब बिजनेस कर लिया है, बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही है, बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या, उनको क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, उनको क्या और चाहिए? क्योंकि हमें फ्यूचर में भी अगर हम करने के बाद भी वही चीजें देखनी है। तो उनसे सीखने को ये मिला कि आपको सर्विस, लोगों की हेल्प करना, कम्युनिटी सर्विस, ध्यान देना, ये चीजें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन भी देती हैं। और आपको कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग आपको लिमिट नहीं करती है, कि आप एक लिमिटेड बीइंग नहीं बनते हो कि भाई मेरे को इतना ही है कि मेरा बस पैसा कमा लिया, खर्च लिया, पैसा कमाया और उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेड थॉट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को वाइड करते हैं, तो आप हर तरह के लोगों में जाके उनकी हेल्प करते हो, उनके साथ मिलते हो, छोटे बड़े की आप, जो फर्क हम नॉर्मली आदमी सोचता है कि कॉलेज टाइम में ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, तो वो सारी वैल्यूज आपके सामने आती थी कि चीजों की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू क्रिएशन के लिए मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में कम्युनिटी सर्विस, और एक और मेरा गोल है एजुकेशन में काम करने का। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब मैं स्कूल में था, तो कुछ ऐसी चीजें थी जो फ्यूचर में काम आनी थी, पर मुझे बताई नहीं गई। मैं बहुत लिमिटेड था मैथ और साइंस और लैंग्वेजेस को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ऐसी स्किल्स थी जो मैं बचपन में सीख सकता था, मेरे पास टाइम भी था और मेरे पास एनर्जी भी थी, पर मैं सीख नहीं, मुझे गाइडेंस नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि एक होलिस्टिक एजुकेशन के लिए मैं ऐसा कोई सेक्टर में काम करूं, मे बी एज एन एनजीओ, मे बी एज एन एंटरप्रेन्योर, कि मैं उस फील्ड में जाके लोगों की हेल्प कर सकूं, ताकि वो बेस लोगों का स्ट्रांग हो सके। और मेरा उस वो इच्छा है मुझे मेरी करने की। और बहुत ये जरूरी भी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को जो स्कूल ने सिखा दिया, जो मेथड फॉलो कर लिया, वो ही कर रहे हैं सब। यहाँ तक हम लोगों ने भी बहुत चीजें मिस की हैं। जैसे अगर मैं एक चीज अगर मेंशन करना चाहूँ जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, वो है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो बहुत सारी लाइफ की ऐसी चीजें हैं जिनमें आप स्ट्रगल भी नहीं करोगे, और चैलेंजेस आएंगे तो आप उनके सामने आ पाओगे। ये नहीं है कि चलो चैलेंजेस आ गए डर के भाग गए या कुछ भी। हमेशा हम चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं, बट वो चीजें अब तक स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। अब मुझे लगता है कि हाँ, जैसे जमाना बदल रहा है तो धीरे धीरे अब जरूर उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा थॉट है आपका कि आप फ्यूचर में जब भी ये करेंगे तो मुझे श्योर है कि बहुत लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए। और अगर आप कुछ हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें फाइनली, कि जैसे आपने सारी जर्नी अपनी लाइफ की है, तो अगर कोई एक नया स्टूडेंट है या कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो उसको शुरू में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, या कोई ऐसा है कि वो सोच सोच के ही परेशान है कि मैं करूंगा तो क्या पता गलतियां ही करता रहूंगा, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए उनकी? तो पहले तो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जब आदमी कुछ शुरू करता है, तो उसको लगता है यार कि सारी कमी मेरे में ही है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, अगर मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे करना भी नहीं चाहिए, और अगर मैं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो आप, और कुछ लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इधर उधर से अरेंज कर लेते हैं, अपने रिलेटिव से कर लिए, मांग लिए, लोन ले लिया, सारा कुछ एक ही बारी में लगा दिया।
कि उनको लगता है कि कैपिटल इज एवरीथिंग, और जब वो लगा देते हैं फिर उनको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो पहले तो आप ये भूल जाओ कि आपको बहुत कैपिटल चाहिए। आपको चाहिए आपकी विल पावर, कि बहुत स्ट्रांग विल हो, और आपको सही गाइडेंस मिलती रहे टाइम पर। और आप उसको जो है, और आप थर्ड है कि आप रियल एक्सपीरियंस लेते रहो मार्केट में जाके, कि आप जाओ मार्केट में, आप रियल एक्सपीरियंस लो कि एक्चुअली में क्या चीज की नीड है, क्या क्या लोगों को चाहिए, और वो उसी चीज पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि एक रूल होता है 80-20 रूल, कि अगर मेरे पास 100 चीजें हैं तो 20 चीज मुझे बहुत अच्छी मेरे को आउटपुट देनी होती है। तो आपको वो 20 पे फोकस करना है। उसके लिए आपका 80 का जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है वो आप कट कर सकते हैं, अगर आप मेहनत से मार्केट में जाके लोगों से रिसर्च करें कि लोगों की नीड क्या है। उसके बाद लोग भी बहुत बहुत लोग ऐसे नहीं है कि आपको बहुत डाउन हमेशा रखते हैं। आप अगर जाएंगे, आप उनसे मिलेंगे, तो कहीं ना कुछ ऐसे लोग जरूर जरूर आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और धीरे धीरे वो जो सर्कल बनता जाएगा, तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 3 चीजें आप जरूर याद रखें। एक तो एक्स्ट्रा कैपिटल के पीछे मत भागे, कि आपको पैसा अरेंज करना है, पैसा लेके आना है इधर से, कि आप लोग इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं या रिश्तेदारों से मांग रहे हैं। कैपिटल के पीछे मत मांगे, जितना आपके पास कैपिटल है उसी में आप कोशिश करो कि आपको अपना बिजनेस सीखना है और आगे बढ़ाना है। आपको मतलब फ्यूचर में कोशिश करें कि आप थोड़ा दूर रहें दूसरों के पैसे से। दूसरा है कि आप मार्केट में खुद जाकर रिसर्च करें। आप पूरा मार्केट में जाके अपना टाइम स्पेंड करें और लोगों से मिलें, और डिसअपॉइंट ना हो कि आपको नई रिस्पॉन्स मिल रहा है। इट विल टेक 2 years 5 years, बट इट विल यू विल गेट समथिंग। आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है, आप ये समझोगा कि अगर आप मार्केट में जाके फेल हो रहे हो तो। और तीसरा ये है कि बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ में ना करें। सीखते रहिए, मतलब सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आप मेंटर भी, आप मेंटरशिप आप लोगों से ले सकते हो, कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसे लोगों से अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जो कि आपको चीज़ें सिखाएं। जब आप सीखते रहोगे, और मार्केट से भी सीख रहे हो और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीख रहे हो, तो आपकी ग्रोथ नेचुरली आएगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सीखना, क्योंकि जितने भी आपने पॉइंट्स बताए हर पॉइंट में सीखने से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ था। तो हम सभी को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और उसके ऊपर अगर आपके पास कोई मेंटोर है जो आपका मार्गदर्शन कर सके, तो वो सोने पे भी सुहागा है। जैसे मुनीश जी का बिजनेस भी है, वो भी सोने और गोल्ड से ही रिलेटेड है। तो इसके साथ हम अलविदा लेते हैं आप सभी दर्शकों से। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। और मुनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच विकास।